हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो भी स्टूडेंट आगामी वीडियो से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। चलो तो अब वीडियो को अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं। आपके लिए इस चैनल पर रोज़ाना एक अति महत्वपूर्ण तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से संबंधित टेस्ट सीरीज डाली जाती है। क्या टेस्ट सीरीज डाली जाती है? अगर कोई छात्र इससे जुड़ना चाहता है तो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट करे। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब अपन की जो क्वेश्चन की श्रृंखला है वो चालू हो जाती है। समझ रहे हो? तो सभी चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। समझ और ये बताएंगे कि आप कहाँ से, कौन से ज़िले से, कौन सी सिटी से हमारी वीडियो को देख रहे हो और आपको ये वीडियो रोचक लग रही है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि जो सवाई माधोपुर में पाया जाने वाला बालू का पत्थर या निम्न में से किस समूह से संबंधित है। तो पहली बात तो ये बताओ कि जो अपन का सवाई माधोपुर है वो कहाँ पर है। तो सवाई माधोपुर अपन का कहाँ पे, अपन के राजस्थान में स्थित है। अब क्वेश्चन क्या है कि सवाई माधोपुर में पाया जाने वाला बालू का पत्थर निम्न में से किस समूह से संबंधित है। तो भाई साहब बताओ कौन से समूह से संबंधित है वो अपन का। पहले का उत्तर हो जाएगा अपन का बी, ये अपन का अरावली समूह से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ये समझेंगे कि ये अपन के विंध्यन कगार भूमि से संबंधित है, लेकिन जो रणथंभौर में स्थित है वो यहाँ पर अपन की जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट होता है वो अपन के रणथंभौर में हो जाता है। तो ये अपन का पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अपन पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे जो अपन का दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विशाल सीमा भ्रंश गुजरता है। कितना शानदार क्वेश्चन है कि जो अपन का राजस्थान है इसके कौन से क्षेत्र में विशाल सीमा भ्रंश गुजरता है। तो राजस्थान के जो सवाई माधोपुर और जो धौलपुर है इस क्षेत्र से अपन का महान सीमा भ्रंश गुजरता है। सवाई माधोपुर में अपन का कौन सा किला है? अपन का रणथंभौर का किला है। कौन सा है? रणथंभौर का किला है। जेत्र सिंह की 32 खंभों की छतरी कहाँ पे? रणथंभौर किले में स्थित है। धौलपुर को तुम जानते होगे, जो अपन की 2 जाट रियासतें थीं उनमें से एक धौलपुर और एक भरतपुर थी। यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अपन के अति महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब जो अपन का तीसरा क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो भाई साहब आप बताओगे कि जो हमारा ये राजस्थान है इसमें अपन को अरावली कैसे मिलती है। ये यूँ इसी तरह से मिलती है ना। तो अपन का ये हो गया का उत्तर, ये हो गया अपन का दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो ये क्या है कि पश्चिम से या दक्षिण पूरब, जो अपन की जो ये हो जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूरब, यानी दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूरब, यानी कि इस तरह से अपन की अरावली का विस्तार है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अपन का अति महत्वपूर्ण उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ रही हो, वॉइस क्लियर आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें कमेंट में बताएं कि हाँ जी सर, हमें एकदम अच्छे तरह से वॉइस आ रही है और अच्छे तरह से आपका टेस्ट सीरीज समझ में आ रही है। इसी तरह से आप आगे भी टेस्ट हमारे लिए करवाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उपविभाग नहीं है। कितना शानदार क्वेश्चन आया है कि जो अपन का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसका उपविभाग नहीं है। तो समझ रहे हो कि नहीं? पहली बात तो ये देखो, राजस्थान कहाँ पे? तो ये अपन का राजस्थान है। राजस्थान में ये अपन का कौन सा है? पश्चिम क्षेत्र है। कौन सा है? अपन का पश्चिम क्षेत्र है। ये अपन का कौन सा हो गया? पश्चिम क्षेत्र। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन कौन से भाग पश्चिम क्षेत्र में हैं कि नहीं है। तो देखो, शुष्क रेतीला मैदान, तो भाई साहब शुष्क रेतीला मैदान कौन से क्षेत्र में? जहाँ रेत आ गई वहाँ तो अपन का पश्चिम क्षेत्र है। तो ये अपन का पश्चिम क्षेत्र में आ जाएगा। लूनी का मैदान, समझ रहे हो कि नहीं? जहाँ बालोतरा पर क्या है कि बाढ़ आती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अपन का लूनी का मैदान हो जाएगा। कहाँ पे? पश्चिम क्षेत्र में हो जाएगा। अगला कौन सा? शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश भी अपन के पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग हो जाएगा।
समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन जो अपन का ये क्या है, बनास बेसिन, ये अपन का उत्तर हो जाएगा, ये अपन के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का उपविभाग नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो बनास बेसिन है ये अपन के करौली, कौन कौन से जिलों में अपन का ये बनास बेसिन, जो बनास बेसिन है ये अपन का करौली, और जैसे ATM यानी कि अजमेर, टोंक, और अपन के ये कौन सी है, माधोपुर। ऐसे ही अपन की कौन सी है, RBC यानी कि राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन सभी जगह पे कौन सा अपन का बनास बेसिन है। तो यहाँ ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की शानदार श्रृंखला चल रही है जिसमें कि आप सभी अच्छे से समझ पाओगे। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है। क्यों, क्योंकि आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसके बारे में, सुमेलित के बारे में, लेकिन आपसे हम पूछेंगे कि असुमेलित इसमें से कौन सा है। तो बताओ भाई साहब, जो पवनानुवर्ती होती है यानी पवन के अनुव्रत जो चलते हैं वो जो अपन के बालू का स्तूप हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो भाई साहब ये तीनों जगह यहाँ पे एकदम रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे जब हवा चलती है तो उसके साथ साथ में ही जो अपन के बालू का स्तूप हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये तो भाई साहब सही है कि जो पवनानुवर्ती जो बालू का स्तूप हैं ये अपन के जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। अब भाई साहब अगला क्वेश्चन आता है कि जो बरखान है, तो बरखान कैसे अर्धचंद्राकार जो अपन के बालू का स्तूप होते हैं उन्हें अपन कहते हैं बरखान। समझ रहे हो। जो बरखान कहाँ पाए जाते हैं अपन के, पालेरी, लूनकरनसर और ओसिया, जोधपुर में। कहाँ पे, अपन के पालेरी, लूनकरनसर और ओसिया में क्या बरखान पाए जाते हैं। तो ये भी अपन का एकदम एग्जैक्ट सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अपन का जो अवरोधी है, अवरोधी कहाँ, पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, बिचून पहाड़ी आदि में पाए जाते हैं। तो ये भी अपन का सही है। तो अपन का जो उत्तर है, जो अपन का उत्तर है तो ये हो जाएगा ये। समझ रहे हो कि नहीं। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो कौन से बालू का स्तूप हो जाते हैं, ये अपन के ये रहे। समझ रहे हो कि नहीं, अपन के कौन से ये रहे, कौन से, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो उत्तर हो जाएगा अपन का ये अपन का एकदम गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ के आप कुछ ना कुछ तो समझ रहे होंगे कि जो आकलबुढ़ फॉसिल पार्क है, कौन सा आकलबुढ़ फॉसिल पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। अब मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जैसलमेर का जो पहला साका हुआ था वो कौन से सन में हुआ था। कब, जैसलमेर का जो साका हुआ था वो कौन से सन में हुआ था, और जैसलमेर की स्थापना किस शासक ने की थी। अगर कोई स्टूडेंट जानता है तो इसका उत्तर हमें ज़रूर देगा। समझ रहे हो कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब अपन का क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। शुष्क रेतीले मैदान को अन्य भागों से पृथक करने वाली समरेखा है। यानी कि जो अपन का शुष्क रेतीला मैदान है उसको जो अपन की अलग करेगी वो समवर्षा रेखा कौन सी है। तो ये अपन का राजस्थान हो गया। तो जो अपन 50 सेंटीमीटर रेखा है वो राजस्थान और अरावली यानी कि अपन का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग दोनों को अलग कर देती है। लेकिन जो शुष्क रेतीला मैदान है और अन्य भाग हैं उन दोनों को पृथक कौन सी रेखा करेगी अपन की, तो उनको करेगी 25 सेंटीमीटर रेखा। यानी कि शुष्क और अर्धशुष्क दोनों भागों को जो अलग करेगी वो अपन कौन सी रेखा करेगी, समरेखा, यानी 25 सेंटीमीटर समरेखा करेगी। कौन सी करेगी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इनको अलग करेगी। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, कितना शानदार क्वेश्चन है कि जो अपन का पंचपदरा और कौन सा, सनबरला और कपराना नामक खारे पानी के गर्त स्थित हैं। तो क्वेश्चन को देखो कितना शानदार, कितने हाई लेवल का क्वेश्चन है जो आपके लिए बनाया गया है कि जो पंचपदरा रनबरला और कपराना नामक जो खारे पानी के गर्त हैं, ये जो खारे पानी के गर्त हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, अपन के गौडवाड़ क्षेत्र में। अब कमेंट करके मुझे ये बताओ कि गौडवाड़ क्षेत्र प्रदेश में कौन कौन से ज़िले आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
यानी कि परिहारा जो एक लवणीय गर्त है। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि जो परिहारा है ये क्या है, तो परिहारा क्या है, एक लवणीय गर्त है। तो परिहारा किस जिले में स्थित है, तो परिहारा कौन कौन से जिले, किस जिले में, अपन के चूरू जिले में। लेकिन सर जी हमें ये बताइए, तो हमने कह दिया कि चूरू जिले में तो ये स्थित है, लेकिन चूरू जिले के कौन कौन सी तहसीलों में ये स्थित है, तो ये अपन के डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालछापर, परिहारा, कुचामन आदि शेखावाटी के लवणीय गर्त हैं। समझ रहे हो कि नहीं, कौन कौन से, डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालछापर और परिहारा और कुचामन, ये जो शेखावाटी के क्या हैं, ये गर्त हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको तुम साथ साथ में नोट करते चलो। एक अपन की एक्स्ट्रा कॉपी ले लो, उस कॉपी के अंदर आपको प्रत्येक क्वेश्चन को लिखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जब तुम बाद में एनालिसिस करोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ जी सर बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने सॉल्व हमारे लिए कराए हैं। 10वां क्वेश्चन पढ़ो कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। ये कितना शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हल करने में हमेशा गलतियाँ करते हैं। तो पहले ये बताओ, जो अपन की अरावली पर्वतमाला है, क्या अरावली पर्वतमाला है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आप सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जो अरावली पर्वतमाला है वो कौन से महासागर से स्टार्ट होती है। तो ये तो आप कमेंट करके बताएंगे। अब आपको आगे मैं बताऊंगा कि जो अरावली पर्वतमाला है इसकी संपूर्ण लंबाई तो कितनी है, 692 किलोमीटर। कितनी है इसकी संपूर्ण लंबाई, 692 किलोमीटर है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि सर जी राजस्थान में कितनी है, क्या कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में इसकी हो जाएगी 550 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी अरावली पर्वतमाला की। तो यहाँ तक आपके प्रत्येक क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी रोचकता से समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट करके बताते चलें हाँ जी सर हमें समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11वां पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर जब 11वां पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे सरल भी आते हैं और एक संग कठिन भी आते हैं कि राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अपन का गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1722 मीटर। लेकिन इसके ऊपर एक 5 मीटर का मंदिर भी है, उसको अगर हम जोड़ें तो इसकी 1727 मीटर ऊंचाई हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भौराट का पठार स्थित है। तो भौराट का पठार कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है कि भौराट का पठार स्थित है। तो भाई साहब भौराट का पठार जब अपन इसको पढ़ेंगे तो इसमें एक शब्द आ रहा है क्या, रा यानी राजसमंद। अब भाई साहब ये बताओ कि राजसमंद किस एरिया में स्थित है। तो राजसमंद कहाँ अपन के दक्षिण अरावली में स्थित है। राजसमंद कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अरावली में राजसमंद स्थित है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो अपन का क्वेश्चन नंबर 13वां होगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 13वां देखो कि जो जयसमंद झील है, क्या जयसमंद झील के पूर्व में स्थित विच्छेदित एवं अपरदित संरचना है। बताओ भाई साहब कितना शानदार लेवल का लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन है। आपके लिए एक दो क्वेश्चन अचानक से ऐसे आएंगे बढ़िया तरीक़ा से, जिनको देख करके आप वास्तविकता में कहोगे हाँ जी सर एकदम बहुत शानदार क्वेश्चन है। कि जयसमंद झील, पहले ये बताओ कि जयसमंद झील है कौन से ज़िले में। क्या जयसमंद झील कौन से ज़िले में है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यानी जयसमंद झील कितने ज़िलों में स्थित है, यानी कि मुझे ये बताओ कि पूरे राजस्थान में केवल एक ही जयसमंद झील है या फिर अलवर में भी कोई जयसमंद नाम की झील स्थित है। तो जयसमंद के पूरब में स्थित, तो कौन सी दिशा में, पूरब में स्थित विच्छेदित एवं अपरदित संरचना क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई साहब, लसाड़िया का पठार कहलाती है। क्या कहलाती है, लसाड़िया का पठार कहलाती है। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14वां। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14वें पर चलेंगे कि दी गई पर्वत चोटियों का सही अवरोही क्रम चुनिए। अवरोही यानी कि
अपन को कैसा क्रम चुनना है, अवरोही क्रम चुनना है। तो इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, 1 4 2 3। क्या हो जाएगा, 1 4 2 3। जो अपन की ऋषिकेश है इसकी जो हाइट है वो 1017 मीटर हो जाएगी। कितनी, 1017 मीटर हो जाएगी। जो अपन की बिलाली है इसकी 775 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 775 मीटर। रोजा भाकर की 730 मीटर हो जाएगी। कितनी, 730 मीटर। साथ के साथ आपको ये ऊंचाइयां भी नोट कर लेनी है। क्यों, क्योंकि शानदार ऊंचाइयां आपके लिए बताई जा रही हैं। जो अपन की मोरार यानी मायार्जी है इसको वैसे कहते हैं अपन मोरार्जी, इसकी है 933। कितनी, 933 मीटर हो जाएगी। ये अपन के अति महत्वपूर्ण 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि परवेरिया, शिवपुरा, सुरा और देवारी स्थित हैं। यानी कि जो अपन के ये जो दर्रे हैं, यानी बर दर्रा, परवेरिया दर्रा, शिवपुरा, सुरा व देवारी, ये अरावली के कौन से भाग में स्थित हैं। क्या, अरावली के कौन से भाग में स्थित हैं। ये कौन से भाग में, अरावली के मध्य भाग में स्थित हैं। यहाँ आपके अच्छे समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है अपन का, कि सम्मिलित कीजिए। अपन को क्या करना है, सम्मिलित करना है कि जो डोरा पर्वत है वो कहाँ पे स्थित है, अपन का शिवपुरा है ये कहाँ पे स्थित है। इस तरह से अपन को क्या करना है, अपन को करना है सम्मिलित। अपन को क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो अपन का जो पहला हो जाएगा, पहले में क्या हो जाएगा, जसवंतपुरा पहाड़ी पर अपन का क्या, डोरा पर्वत स्थित है। नाकोड़ा पर्वत अपन का कहाँ पे स्थित है, नाकोड़ा कहाँ पे स्थित है अपन का, ये अपन को बताना है। तो नाकोड़ा कहाँ पे स्थित है। तो आपके लिए इसका उत्तर बताया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा अपन का ये, क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 4 3 2 1। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 2 और उसके बाद क्या हो जाएगा 1। इस तरह से इसके उत्तर हो जाएंगे। अब तुम जानते हो कि जो टेस्ट है वो उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और आपके लिए पूरा टेस्ट, संपूर्ण टेस्ट सॉल्व कराया जाता है। तो इसी तरह से उसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन जल्दी भी हल करने होते हैं। अब नहीं तो एक ही टेस्ट 3 घंटे और 4 घंटे में बनेगा, उसके बाद तुम इसमें रुचि नहीं लोगे। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है। तो भाई साहब कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है, 23.3% भाग पर अपन का पूर्वी प्रदेश स्थित है, जिसमें 40% के लगभग जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो कि निम्न में से यानी पूर्वी मैदान की संरचना नहीं है। यानी कि पूर्वी मैदान तुम जानते होंगे उसकी संरचना नहीं है। बताओ भाई साहब, तो कौन सा नहीं है। देखो 56 का मैदान है, ये अपन के पूर्वी भाग में स्थित है। जो चंबल है ये भी पूर्वी में। चंबल कहाँ पे बहती है अपन की, कोटा में। बनास तुम जानते होंगे एटीएम और आरबीसी, यानी ए थे अपन को अजमेर, टी थे टोंक, एम थे माधोपुर, आर थे राजसमंद और बी थे अपन का भीलवाड़ा, सी थे चित्तौड़गढ़ और करौली में भी अपन का बनास का मैदान स्थित है। समझ रहे हो कि नहीं। तो अपन का उत्तर क्या हो जाएगा, अपन का उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा अपन का सी। ऑप्शन नंबर सी अपन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां पढ़ो कि उत्खात स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग की विशेषता है। यानी 19वें का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का, ये हो जाएगा पूर्वी मैदानी भाग, यानी कि धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा। इसमें कैसी मिट्टी मिलती है अपन की, उत्खात भूमि, यानी कि एकदम बंजर टाइप में भूमि होती है जहाँ पे गड्ढे होते हैं, झरोके टाइप में होते हैं। ये अपन के जो चंबल नदी है इसके मैदानी क्षेत्र में हो जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। बनास के मैदान का ढाल है, यानी कितना शानदार क्वेश्चन है। अब देखो भाई साहब, तुम एक बार 20वें क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर बताओ मुझे कि क्वेश्चन लेवल का है कि नहीं। कि बनास के मैदान का ढाल है, तो बनास के जो मैदान है उसका ढाल कैसा है अपन का, पूर्ववर्ती है। कैसा है अपन का, पूर्ववर्ती है। यानी कि
जो अपन का ये पूर्वी मैदान है, इसका जो उपभाग है वो कौन सा है अपन का? बनास का मैदान है। समझ रहे हो कि नहीं? इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर है। कितने? 150 से और 300 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। किसकी? अपन के बनास के मैदान की। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो कि निम्न में से कौन सा जिला हाड़ौती में स्थित नहीं है? तो भाई साहब हाड़ौती में कौन सा है? कोटा है, बारा है और बूंदी है और झालावाड़ है, लेकिन राजसमंद इसमें नहीं है। तो अपन का ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। संतूर, संतूर कहाँ पे स्थित है भाई साहब? हाड़ौती में स्थित है। समझ रहे हो कि नहीं? संतूर एक तो तुमने पढ़ा होगा, संतूर एक साबुन होता है, लेकिन अपन को पढ़नी है भाई साहब शिखर चोटी पढ़नी है। तो संतूर चोटी कहाँ पे स्थित है? अपन की बूंदी में स्थित है। और ये कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में स्थित है। कहाँ पे? जो बूंदी है वो कहाँ है अपन का? दक्षिण पूर्वी पठार में स्थित है। CWG इसकी अपन जलवायु में आता है। क्या? बूंदी आता है। अब भाई साहब क्वेश्चन देखो कि घुड़नाल आ गई। क्या? घुड़नाल आकृति की पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? यानी कि घोड़े की नाल के जैसी जो आकृति हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? तो कहाँ पे स्थित हैं? ये अपन की रामगढ़ में स्थित हैं। कहाँ पे? रामगढ़ में स्थित है। मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो ये रामगढ़ है ये कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वैसे मैंने तो आपके लिए बता दिया। सर्पमुख एवं फन के समान आकृति की चट्टानें पाई जाती हैं। देख लो भाई साहब कि जैसे सर्प के जैसा मुख और एकदम और सर्प के मुख और उसके फन के समान जो चट्टानें वो कहाँ पाई जाती हैं? सेंदरिया गांव में, सेंदरदा में पाई जाती हैं। और सेंदरिया गांव में भाई साहब ताशक नाम के जो सर्प है उसने किस लोक देवता को डसा था? आप इसको कमेंट करके मुझे बताएंगे। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन सबसे पहले किसने किया था? तो भाई साहब इसका आधारभूत सबसे पहले जो वर्णन है वो 1936 से 1953 के बीच में AM हेरोन ने किया था। कब से कब के बीच में? 1936 से 1953 के बीच में AM हेरोन ने अपन के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का उपयोग यानी वर्णन किया था। क्वेश्चन पढ़ो कि सभ्यता स्थल जो मौर्य काल से का केंद्र था। तो भाई साहब कौन सा केंद्र था अपन का? ये अपन का था बैराठ। कौन सा था? बैराठ। जो भीम डोंगरी अपन की मोती डोंगरी है, मोती डोंगरी तो अलग हो जाए कहने, ये हो जाएगा। किस सभ्यता स्थल से 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 पंचमार्क 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं? कितना शानदार क्वेश्चन है कि किस सभ्यता स्थल से 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं? तो कहाँ से मिली हैं? बैराठ से मिली हैं। कालीबंगा का उत्खनन कितने चरणों में या कितने सत्रों में हुआ था? तो कितने सत्रों में हुआ था अपन का कालीबंगा का उत्खनन? 1961 के समथिंग में और 9 सत्रों में। कितने में? 9 सत्रों में हुआ था। यानी 61 से और 69 तक 9 सत्रों में कालीबंगा का जो उत्खनन है वो हुआ था। इस क्वेश्चन को आप सभी अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 29वां क्वेश्चन देखो, यानी कि जो अपन कालीबंगा संग्रहालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई? 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। कौन से साक्ष्य बैराठ सभ्यता स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं? देखो भाई साहब कि जो अपन का 30वां क्वेश्चन है इसमें साक्ष्य दिए गए हैं कुछ, और इसमें से कौन से जो अपन के उस तरह के फलक हैं, कौन से उस तरह के फलक हैं, ये अपन का उत्तर हो जाएगा। बैराठ सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये नाचता हुआ पक्षी बैराठ से प्राप्त हुआ है, लोहे की कील हुई है, पत्थर की संदूक भी हुई है। क्वेश्चन नंबर 31वां देखो, सभ्यता स्थल जहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, यानी कि कौन सा स्थल है जहाँ से अपन को सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं? तो कौन सा अपन का? 2 और 4 यहाँ से अपन को सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ताम्र संचयी एवं ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध सभ्यता स्थल कौन सा है?
तो इसमें अपन का उत्तर कौन सा हो जाएगा? 32वें का उत्तर हो जाएगा गणेश्वर आहड़। ये दोनों हैं। 33वां क्वेश्चन पढ़ो कि सत्यकूट का चयन कीजिए। यानी कि 33वें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से सत्य कौन सा है, उसका चयन कीजिए। तो 33वें का जो उत्तर है ये अपन का हो जाएगा 1, 2 और 3 ये अपन के सत्य हैं और उत्तर सी अपन का हो जाएगा। समझ लो कि नहीं? यानी 11 कमरों वाला भवन कहाँ मिला है? बालाथल में। सम्राट अशोक के स्तंभ बैराठ में मिले हैं, जो भाब्रू शिलालेख जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। और उच्च कोटि का चावल उत्पादन आहड़ से किया गया है। समझ लो कि नहीं? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? सम्मिलित कीजिए। यानी कि अपन का 34वां क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है। इसको अपन को सम्मिलित करना है। कैसे? ये अपन का उत्तर हो जाएगा बी। यानी पहले में हो जाएगा जो गाय के मुख वाले प्याले हैं वो कहाँ से? कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं अपन को? कालीबंगा से मिले हैं। तो इसी तरह से अपन का उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं? 35वें का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो अपन को देखो लकड़ी भी प्राप्त हुई है, अग्निकुंड हुई है, दुर्ग हुए हैं और नगर की प्राचीन जो अपन की प्राचीर हैं ये भी अपन को कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर हो जाएगा डी। आहड़ संस्कृति से संबंधित सभ्यता स्थल नहीं है। तो भाई सब बताओ कि जो आहड़ है उससे संबंधित सभ्यता स्थल कौन सा नहीं है? तो ये अपन का उत्तर हो जाएगा 9 भरतपुर इसका सभ्यता स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37वां, इसमें अपन को असत्य की पहचान करनी है। असत्य की पहचान में अपन को क्या करना है कि जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? बी लाल और बी के थापर ने। कालीबंगा सभ्यता की खोज बी के लाल और बी थापर ने की थी। और अपन का जो आहड़ सभ्यता है इसकी अक्षय कीर्ति व्यास और आरसी अग्रवाल, आहड़ यानी अक्षय और आरसी व्यास ने की थी। लेकिन जो अपन गणेश्वर सभ्यता है ये अपन का उत्तर हो जाएगा यानी HP सांकलिया ने इसकी खोज नहीं की थी। बालाथल यानी BN मिश्र, बे यानी बे, तो बी थे बे और बे थे बे, तो बालाथल यानी BN मिश्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? इसका उत्तर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। अगला क्वेश्चन बढ़ो 38, यानी बैराट सभ्यता स्थल की खोज उत्खनन से संबंधित नहीं है। यानी बैराट सभ्यता की जो खोज है इसका उत्खनन है, इससे संबंधित कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? यानी कि BN राव नहीं है। BN राव ने किसकी? बालाथल की। यानी BN मिश्र ने किसकी? यानी अपन बालाथल की खोज की थी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये अपन का हो जाए क्वेश्चन। निम्न में सभ्यता स्थलों में से खोज उत्खनन की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। यानी 39वां जो क्वेश्चन है इसका अपन को उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले अपन की कौन सी खोज हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, ये अपन को इस तरह से बताने हैं। तो सबसे पहले अपन की हुई थी बैराट की। बैराट की कब हुई थी? 1937 में। कब हुई थी? 1937 में बैराट की हुई थी। दयाराम साहनी ने की थी। कौन ने करी? दयाराम साहनी ने की। ये तो बैराट हो गया पहले नंबर पर। तो इसका उत्तर लगा देता हूँ एक बार आपके लिए। 39वें का जो उत्तर है ये हो जाएगा डी। अब देखो भाई साहब मैं आपके लिए डिटेल बताता हूँ इसकी। बालाथल की 1993 में किसने? BN मिश्र ने। किसने? BN मिश्र ने बालाथल की कब? 1993 में। आहड़ की 1953 में किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और जो अपन की कालीबंगा है इसकी 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। तो समझ रहे हो? ये आपके अच्छे समझ में आ रहा होगा। 40वां क्वेश्चन है कि दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस सभ्यता से खुदाई में मिले हैं? तो अपन का 40वां क्वेश्चन हो जाएगा ये अपन को कहाँ से मिले हैं? आहड़ से। क्या? दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा मिला है, कहाँ से? आहड़ से। यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से अपन को मिले हैं? तो यूनानी शासक जो मिनेंडर है उसके दोनों तरफ जो छपे हुए हैं तो वो कहाँ से मिले हैं अपन को? बैराट सभ्यता से मिले हैं। तो समझ रहे हो? मिले हैं।
42वां क्वेश्चन पढ़ो, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण सहित गाड़ते थे। अब भाई साहब देख लो तुम, एक तो अपन के यहाँ कितनी तगड़ी भूख है और एक बस सभ्यता में देखो वहाँ पे कितनी तगड़ी वो है जो आभूषणन के संग ही क्या है कि गाड़ देते थे। तो कौन सी सभ्यता थी वो अपन की आहड़ सभ्यता थी। कौन सी आहड़ सभ्यता, पैसा वाली सभ्यता है वही सब। किस सभ्यता में मकान व बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था। क्या मकान व बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो कौन सा है ये, इसका उत्तर हो जाएगा गणेश्वर। गणेश्वर क्या है, ताम्र, अपन की जो ताम्र नगरी है वो गणेश्वर कहलाती है। गणेश्वर कहाँ, सीकर में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो किस काल से संबंधित है गणेश्वर सभ्यता, अपन के ये अपन ताम्र और कांस्य युग से संबंधित है। कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। भीम डोंगरी कहाँ से, भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी राजस्थान की कौन सी, ये अपन की डोंगरी सब बैराट सभ्यता में। डोंगरी कहाँ है अपन की, ज़्यादातर जयपुर में स्थित हैं। धूलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से है। तो भाई साहब 46वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आर्य सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित थे। यानी कालीबंगा में जो चबूतरे प्राप्त हुए थे वो मिट्टी की ईंटों से संबंधित थे, यानी बने हुए थे। किससे, मिट्टी की ईंटों से बने हुए थे। किस सभ्यता स्थल में प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को यानी कृषक बरनी मृदभांड कहते हैं। 48वें का आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता से जो बर्तन प्राप्त हुए मिट्टी के उनको कृपन वर्णी या मृदभांड कहते हैं। 49वां क्वेश्चन देखो अपन का, कौन सी धातु या वस्तु यानी आर्य सभ्यता से उत्खनन में प्राप्त नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है, तो कौन सी नहीं हुई है, चित्रित मृदभांड ये यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। लेपिस लाजुली आहड़ से प्राप्त हुई है। तांबे की वस्तुएं आहड़ से प्राप्त हुई है। चावल के दाने आहड़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो कि निम्न में से विचार कीजिए, कालीबंगा से 5 स्तरों का उत्खनन हुआ था। क्या कालीबंगा से 5 स्तरों का उत्खनन हुआ था। तो इसमें अपन को क्या सत्य की जांच करनी है। तो सत्य की जांच करनी है तो भाई साहब सत्य बात है, कालीबंगा का 5 स्तरों में उत्खनन हुआ था। आहड़ से 8 बार बस्ती उजड़ने के साक्ष्य हैं। तो ये बात भी सही है भाई साहब कि जो अपन की आहड़ है जिसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, इसका 8 बार बस्ती उजड़ने के साक्ष्य अपन को मिलते हैं। इसीलिए आहड़ को 8 बार बसी और 8 बार उजड़ी सभ्यता कहा जाता है। कालीबंगा के दक्षिण पूर्वी भाग में जुता हुआ खेत मिला है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, उत्तर हो जाएगा अपन का डी। क्वेश्चन पढ़ोगे, खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो कब जारी किया गया था, 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का, कब, कितने का, 60 पैसे का डाक टिकट और अपन के पर्यावरण दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52वां पढ़ो, वृक्ष, पक्षी, पुष्प और वन्यजीव। तो अपन को बताने, इनके जो वैज्ञानिक नाम हैं ये अपन को सभी के एकदम बताने हैं और इसी तरह से अपन को पता चल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। रोहिड़ा निम्न में से किस जिले का पंच गौरव नहीं है। तो बताओ भाई साहब कि जो अपन का रोहिड़ा है वो कौन से जिले का पंच गौरव नहीं है। तो कौन से जिले का, जैसलमेर का पंच गौरव रोहिड़ा नहीं है। जैसलमेर का पंच गौरव क्या है तो बताइए। अपन तो मतलब क्वेश्चन उठता है कि जैसलमेर का जो पंच गौरव है वो रोहिड़ा तो है नहीं। तो सर जी मुझे ये बताइए कि जैसलमेर का जो पंच गौरव है वो क्या है। तो इसका जो पंच गौरव है वो है पीलू जाल। क्या है, पीलू जाल को जैसलमेर का पंच गौरव घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है।
54वां क्या है कि श्रीगंगानगर का जो शुभंकर है वो इसमें पूछा जा रहा है। तो श्रीगंगानगर का जो शुभंकर है वो अपन का क्या चिंकारा हो जाएगा। और जो ये साहिन है ये सीकर का हो जाएगा, कहाँ का, सीकर का। गोडावन अपन के जैसलमेर का। मरु लोमड़ी अपन के बाड़मेर का शुभंकर हो जाएगा। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपके लिए विशेष रूप से व्याख्या भी करवाई जा रही है। 55वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस राज्य प्रतीक को सबसे पहले राज्य प्रतीक का दर्जा दिया गया था। तो 55वें क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा अपन का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सबसे पहले किसको दिया गया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। कब दिया, 31 अक्टूबर 1983 को। कब, 1983 को 31 अक्टूबर को अपन के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राज्य प्रतीक का दर्जा दिया गया था। राज्य पक्षी गोडावन को अपन के 21 मई 1982 को। क्या, जो अपन का गोडावन है उस राज्य पक्षी उसको क्या है 21 मई और 1982 को। और जो रोहिड़ा है राज्य पुष्प ये अपन का 31 अक्टूबर 1983 को। क्या, रोहिड़ा है जो ये कब, 31 अक्टूबर 1983 को। समझ रहे हो कि नहीं। और वन्य जीव में जो चिंकारा है ये अपन का 12 दिसंबर 1983 को। 12 दिसंबर 1983 को। ये अपन का 31 अक्टूबर 1983 को। ये अपन का 1982 को। समझ रहे हो कि नहीं, ये अपन का उत्तर हो जाएगा। चिंकारा को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची नंबर प्रथम में संरक्षण प्राप्त है। किसमें, प्रथम में संरक्षण प्राप्त है। यानी अक्टूबर को पालतू पशु श्रेणी में कब अधिसूचित किया गया था, कब अधिसूचित किया गया था। तो 57वें का जो उत्तर है वो उत्तर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा अपन का, 19 सितंबर 2014 को अधिसूचित किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि किस दिन बना दिया गया था, मैं कह रहा हूँ खाली आपसे कि जो अधिसूचित है वो कब किया गया था। अब गले स्टूडेंट कहेंगे सर जी ये तो 30 जून 2014 है, लेकिन 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ऊँट को राज्य पशु घोषित करने का निर्णय लिया गया था। यानी कि जो ऊँट है इसको राज्य पशु घोषित करने का निर्णय 30 जून 2014 को लिया गया था। और 19 सितंबर 2000 से जो 14 है इसको राज्य पशु की अधिसूचना जारी की गई थी। बास्केटबॉल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 58वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अपन का सी। एंड बास्केटबॉल में यानी कि 12 मार्च 2025 ये अपन गलत हो जाएगा। यह है बाड़मेर जिले के पंचगौरव में शामिल है। बास्केटबॉल बाड़मेर जिले के पंचगौरव में शामिल है, सही है। यह अपन का बास्केटबॉल 1948 में राज्य खेल का दर्जा मिला, ये भी सही है। इस खेल में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, ये भी सही है। तो बास्केटबॉल में कितने, 5 खिलाड़ी होते हैं, ये भी अपन का सही हो जाता है। राजस्थान का राज्य गीत है, तो राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, केसरिया वालम आओ नी पधारो म्हारे देश। कौन सा है, केसरिया वालम आओ नी पधारो म्हारे देश। जो इसका सबसे बढ़िया तरीका से लयबद्ध जो गान है वो कौन ने, मांगी बाई और अल्लाह जलाई बाई ने इसको बढ़िया प्रसिद्धि दिलाई थी। गोडावन को रेड डाटा सूची में कब शामिल किया गया था। यानी गोडावन तुम सभी ने पढ़ा होगा, उसको जो रेड डाटा सूची है उसमें कब शामिल किया गया, तो 2011 में शामिल किया गया था। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा राज्य वृक्ष की किस संवर्धित किस्म का विकास 2007 में किया गया था। तो भाई साहब बताओ, तो कौन सी है वो, थार शोभा का विकास किया गया था। बास्केटबॉल के लिए राजस्थान के निम्न में से किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया, बताओ भाई साहब। तो भैया कौन सा वो खिलाड़ी है जाको अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया, तो कौन सा है वो अपन का, भंवर सिंह। कौन है, भंवर सिंह अपन के जो हैं इनको अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया था। किसमें, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कब से, 1948 से स्टार्ट हुआ था। 5 खिलाड़ी होते हैं और अपन के बाड़मेर का क्या है, बास्केटबॉल पंचगौरव में शामिल है। जो अपन के ये खुशीराम हैं इनको 1967 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। कब, 1967 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। और जो अपन के सुरेंद्र कुमार कटारिया हैं इनको 1973 में दिया गया था। और अपन के बच्चे कौन, हनुमान सिंह जी। भाई साहब हनुमान जी इनको तो 1975 में दे दियो। पौने जब 2000 हुई तो अपन ने हनुमान जी को क्या अर्जुन पुरस्कार दे दिया गया था।
घूमर नृत्य को प्रोत्साहन देने के लिए गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी इसकी? मुंबई में की गई थी गणगौर घूमर अकादमी की, यानी कहाँ? राजमाता गोवर्धन कुमारी ने गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 में, कब? 1986 में कहाँ? और मुंबई में की थी। आफरी मिश्रण का उपयोग निम्न में से किस राज्य चिन्ह के उपचार में किया जाता है? तो बताओ भाई साहब, आफरी मिश्रण क्या है? ये आप सभी मुझको बताएंगे। तो आफरी मिश्रण में कॉपर कार्बोनेट, रेड लेड, कच्चा अलसी का तेल, पेट्रोलियम जेली तथा मोनोक्रोटोफॉस शामिल होता है। तो ये अपन का किसका है? खेजड़ी के में शामिल है। घोड़ाबंद पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो किस शहर में आयोजित किया गया था? जयपुर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66वां पढ़ो कि पीएमई विद्या योजना के संबंध में सही है, यानी एक पीएमई विद्या योजना चल रही है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? बी, राजस्थान के इसका संचालन RSCIRT अजमेर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अजमेर द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17वां, यानी कि राजस्थान में RSCERT अजमेर द्वारा प्रकाशित यानी छात्र कैरियर मार्गदर्शन पुस्तक यानी पुस्तिका कौन सी है? बताओ भाई साहब, इसमें छात्र दर्शन पुस्तिका कौन सी है? सफ़र। कौन सी है अपन की? सफ़र। इसमें छात्र दर्शन पुरस्कार अपन की हो जाएगी। आओ घर में सीखें कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया था? तो भाई साहब, आओ घर में सीखें ये कब? अपन के अक्टूबर 2020 में स्टार्ट किया गया था। कब? 26 अक्टूबर 2020 को आओ घर में सीखें कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके साथ बाद में यानी 2 नवंबर 2020 को स्माइल 2.0, कब? 2 नवंबर 2020 को स्माइल 2.0 की भी स्टार्ट की गई थी। हवा महल कार्यक्रम प्रसारित होता है। तो भाई साहब 69वां क्वेश्चन क्या है कि हवा महल जो कार्यक्रम है वो प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होता है। कब? प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन 70वां, यानी कि कन्वेजिनियस ऐप को प्रारंभ किया है, यानी कन्वेजिनियस जो ऐप है इसको जो अपन के प्रारंभ किया गया है, ये अपन के कौन से? स्माइल 3.0 के अंतर्गत चालू किया गया था। ये अपन का एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐप है। कैसा? व्हाट्सएप ग्रुप ऐप है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम के तहत कक्षा 9 से 12, यानी कुछ क्वेश्चन उठता है कि जो शिक्षा वाणी कार्यक्रम है वो कौन कौन सी कक्षाओं के लिए किया जाता है? तो 9 से 12 के लिए तक कुल कितने मिनट का प्रसारण किया जाता है? तो कितने मिनट का प्रसारण किया जाता है इसमें? इसमें किया जाता है अपन के 20 मिनट का प्रसारण। ये जो अपन का 21 है इसको करेक्ट करके और अपन को 20 मिनट कर लेना है। यानी कक्षा 1 से 2 के लिए तो अपन के कितने? 15 मिनट। और अपन से पूछा है क्या? 9 से 12 के लिए, तो 9 से 12 के लिए अपन के 20 मिनट हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देखो, विद्यालयों में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का विस्तारित रूप है, यानी कि 72वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो अपन का स्माइल है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो स्माइल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। समझ रहे हो कि नहीं? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट स्माइल की फुल फॉर्म हो जाएगी। राजस्थान में बस्ता मुक्त दिवस कार्यक्रम का ध्येय वाक्य क्या है? यानी कि 73वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बस्ता मुक्त जो दिवस है उसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या हो जाएगा? संभावनाओं का शनिवार। क्या हो जाएगा वो? संभावनाओं का शनिवार हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन नंबर अपन का आ गया 74वां क्वेश्चन। कौन सा? 74वां क्वेश्चन आ गया है कि निपुण भारत कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुसार, यानी वर्ष
खाली स्थान तक देश का प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 तक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त कर सके। बताओ भाई साहब, 74वें का उत्तर हो जाएगा 2026-27 तक। जो अपन का 75वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा? यानी निष्ठा कार्यक्रम के चरणों को सम्मिलित कीजिए। समझ रहे हो कि नहीं? 75वें क्वेश्चन को अपन को क्या है कि सम्मिलित करना है। तो भाई साहब, निष्ठा 1.0 प्राथमिक स्तर के लिए, निष्ठा 2.0 माध्यमिक स्तर के लिए, निष्ठा 3.0 निपुण भारत के लिए, और जो अपन का ये 4.0 ये अपन के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लिए हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा अपन का इसमें हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर डी जो है ये एकदम सही हो जाएगा। डी नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर अपन का कौन सा सी अपन का सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देखो कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान का आयोजन कब किया गया। 76वां क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान का आयोजन 21-22 जनवरी 2025 को किया गया था। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन के रूप में एक कमेंट भी करें। 77वां क्वेश्चन क्या है? दीक्षा कार्यक्रम का सही विस्तारित रूप क्या है? दीक्षा कार्यक्रम का सही विस्तारित रूप है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। समझ रहे हो कि नहीं? नॉलेज शेयरिंग यानी दीक्षा पे क्या है, अपन दीक्षा लेंगे तो अपन कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो देंगे क्या अपन देंगे नॉलेज को। 78वां क्वेश्चन देखो, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए पहल कार्यक्रम को चुनिए। तो कौन सा पहल कार्यक्रम अपन का है? निष्ठा कार्यक्रम को अपन क्या पहल कार्यक्रम कहते हैं। निष्ठा की जो फुल फॉर्म है यानी विस्तारित रूप है वो है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। निष्ठा की जो फुल फॉर्म है NISTHA, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यानी समझ रहे हो कि नहीं? ये अपन की फुल फॉर्म हो जाएगी। निम्न में से कौन सी पहल राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षिक के लिए प्रारंभ है? यानी 79वां जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक भी के लिए ये नहीं है। रोजर्स के अनुसार शिक्षा नवाचार के कितने चरण हैं? यानी कि एक व्यक्ति है कौन? रोजर्स के अनुसार जो शिक्षा है उसमें नवाचार है उसके कितने चरण हैं? उसके चरण हैं पूरे के पूरे 5। अब सर जी हमें ये बताइए कि उसके चरण कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा अपन का ज्ञान, कौन सा हो जाएगा? ज्ञान। एक हो जाएगा अनुनय, एक हो जाएगा निर्णय, एक हो जाएगा कार्यान्वयन, एक हो जाएगा पुष्टि। समझ रहे हो? ये 5 चरण रोजर्स के अनुसार शैक्षणिक नवाचार के हो जाएंगे। हाल ही में चंडीगढ़ के मोहाली में आयोजित ऑल इंडिया ने पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में गर्वित राज श्रीमाली ने ब्रॉन्ज जीता। इसका संबंध किस खेल से है? 81 में कौन सा किस जिले से है? ये अपन के उदयपुर जिले से हैं। कौन से खेल से? पावर लिफ्टिंग से है। किससे? पावर लिफ्टिंग से। श्रीमाली उदयपुर के हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अब भाई साहब तुम अच्छे से समझ रहे होंगे, मुझे तो विश्वास है। क्यों? क्योंकि आपको समझाने वाला भी बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो उस अच्छे व्यक्ति के लिए आपके लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर करना अनिवार्य हो जाता है। निम्न में से पंचगौरव में शामिल नहीं है। तो पहले ये बताइए कि जो अपन का पंचगौरव है ये क्या है? तो पंचगौरव अपन की एक उपज हो सकती है, एक खेल हो सकता है, एक उत्पाद हो सकता है। जैसे बाड़मेर का जो खेल है वो पंचगौरव में शामिल है कि नहीं? ऐसे, लेकिन ये एक योजना नहीं हो सकती। तो अपन का उत्तर क्या बी हो जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? बी हो जाएगा। खेमराज समिति हाल ही में चर्चा में रही, इसका विषय किस मुद्दे से है? यानी 83वां क्वेश्चन है। एक खेमराज समिति है, इसका जो संबंध है वो किससे? ये किसके लिए? वेतन विसंगति के लिए बनाई गई थी। यानी राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए वेतन ढांचे में सुधार करने, अतिरिक्त पदोन्नति देने के संबंध में एक समिति गठित हुई जिसे अपन खेमराज समिति कहते हैं।
नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान हाल ही में संचालित किया गया था। नो वन लेफ्ट बिहाइंड कार्यक्रम कहाँ से, तो ये अपन के डूंगरपुर से स्टार्ट किया गया था। जो वहाँ के डूंगरपुर जिला कलेक्टर कौन है, अंकित कुमार सिंह। कौन, अंकित कुमार सिंह के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, अंकित कुमार सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 85वां क्वेश्चन देखो कि 7 दिसंबर 2024 को पंचकुला में प्रारंभ 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए थे। तो 85वें का उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें 5 जिले शामिल किए गए थे। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में 3 आर शामिल नहीं है, यानी कि इसमें 3 आर शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इसमें प्रतिस्थापन शामिल नहीं है। आभा आईडी बनाने में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर स्थित है। तो कौन सा है, अपन का जयपुर प्रथम स्थान पर स्थित है आभा आईडी बनाने के मामले में। कोप 16 में निम्न में से किसने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। तो भाई साहब कोप 16 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था, नारायण लाल गुर्जर ने किया था। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई थी। तो 89वां क्वेश्चन है, तो किस में की गई थी, अपन के जैसलमेर में आयोजित की गई थी। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का शिलान्यास किया गया, यह पार्क किस स्थान पर लगाया गया है। तो भाई साहब कहाँ पे लगाया गया, ये पूंगल में। कहाँ पे, पूंगल बीकानेर में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, निम्न में से संधि गलत है। तो भाई साहब कौन सी संधि इसमें से गलत है, ये हमें बताना है। तो इसमें कौन सी, नव प्लस ऊड़ा, नबूड़ा होता लेकिन नबौड़ा कह रहा है। अतएव यानी कि अगर विसर्ग ए के बाद में विसर्ग आए, यानी ए के बाद में क्या विसर्ग आए और उसके बाद में ए या आई आए तो उसका लोप हो जाता है, किसका, विसर्ग का। ये नियम है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, अपन का उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में संधि है, सही संधि है। तो बताओ भाई साहब 92 में कौन सी है अपन की, कौन सा हो जाएगा, पितृ प्लस आज्ञा। पितराज्ञा में एकदम सही संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है, यानी कि मुझे वृद्धि संधि का उदाहरण बताओ। तो इसमें जिसमें 2 मात्राएं वो अपन की वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं, सीधे उत्तर दे देंगे। मात्रानुमति शब्द में संधि है, यानी कि 94 में क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द है, यानी कि विसर्ग संधि से निर्मित शब्द कौन सा हो जाएगा अपन का, मनोनुकूलन हो जाएगा। विच सेंटेंस यूज द करेक्ट आर्टिकल। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा अपन का, यानी आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू, यानी कि ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन, यानी चूज आर्टिकल, कैसा, करेक्ट आर्टिकल। तो भाई साहब ही इज़ कैसा है, वो अपन का एन, कैसा है, एन ऑनेस्ट पर्सन। यानी इसमें भी करेक्ट आर्टिकल अपन को करना है, तो क्या हो जाएगा अपन का 98 का उत्तर क्या हो जाएगा, 98 का उत्तर हो जाएगा ए। 99वें क्वेश्चन को तुम पढ़ो और इसका उत्तर मुझे बताओ। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस आई सॉ, क्या, आई सॉ क्या देखा भाई साहब, ये चीज़ भी तो बताओ हमारे लिए। आई सॉ ए वन आइड कैट इन द स्ट्रीट। 100वां क्वेश्चन आ गया आपके लिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी आपके लिए एक करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। तो आई नीड एडवाइस, यानी कि मुझे सलाह की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, मुझे सलाह की आवश्यकता है। तो जो ये आपका ये 100वां क्वेश्चन है, अब अपन इसको पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा अपन का 100वां क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो अपन का कौन सा हो जाएगा, आई नीड एडवाइस। अब अपन चलेंगे सीधे 101वें क्वेश्चन के ऊपर। 101वां क्वेश्चन क्या होगा अपन का, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। यानी कि हमें सर जी ये बताओ कि प्राकृतिक सूचक इसमें से कौन सा है। तो इसमें कौन सा अपन का हाइड्रेजिया कैसा है, अपन का प्राकृतिक सूचक है।
अब तब तक आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन को पढ़ना है। कौन से 102वें क्वेश्चन को पढ़ना है। तो अपन क्या है कि इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सभी छात्र इसका मुझे एक बार कमेंट में उत्तर देंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी कहलाती है। जब उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, हमको लवण प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाती है अपन की, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ कि अगर आप कंटिन्यू वे में हमारी आज से लेकर के और जो रीट मेंस एग्ज़ाम होगी उस तक अगर हमारे साथ जुड़े रहोगे और एक एक क्लास लोगे तो आपका सिलेक्शन एकदम 100% श्योर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी से 5 या 6 महीने हैं एग्ज़ाम के, और जब तक आप लगभग कितने 5 महीने तो 15 अपन के 5 या 15 150 दिन हो जाएंगे, 15 225, यानी कि आप लगभग 22,500 क्वेश्चन हल कर लोगे। कब तक? एग्ज़ाम तक। क्वेश्चन नंबर 103वां, यानी क्षारक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि 103वां क्वेश्चन क्या है कि क्षारक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, ये एकदम असत्य है। क्यों? क्योंकि बहुत से क्षारक ऐसे भी होते हैं जो कि जल में घुलनशील नहीं होते हैं। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू के अम्ल में क्या है, या नींबू की कैसी प्रकृति है। तो भाई साहब नींबू एकदम अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। भाई साहब मुँह में लेते हैं क्या खट्टा खट्टा लगने लग जाता है। क्वेश्चन देखो, नेटल नामक शाकीय पादप में कौन सा उपस्थित होता है। तो नेटल में भाई साहब कौन सा जो अम्ल है वो उपस्थित होता है, अपन का मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। लेकिन अब क्या है कि जो बहुत से अपन के वो क्वेश्चन लेवल के बनेंगे तो इनके फॉर्मूले भी उसमें अपन से पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए फॉर्मूलों को भी आपके लिए तैयार करना है। मंडौली की पहाड़ी कहाँ स्थित है। 106वां क्वेश्चन है कि जो मंडौली की जो पहाड़ी है ये कहाँ पे स्थित है। तो मंडौली की पहाड़ी भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मंडौली की पहाड़ी भरतपुर में स्थित है। तो बताओ भाई साहब, जो अपन का मन है वो कहाँ डोलता है। तो भरतपुर में डोलता है। और पूर्वी भाग में मंडौली की पहाड़ी स्थित है जिसकी ऊंचाई 216 मीटर है। यानी कि जो मंडौली की पहाड़ी जो भरतपुर में स्थित है इसकी ऊंचाई 216 मीटर है। राजस्थान का कौन सा जिला मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल नहीं है। तो भाई साहब जो अपन का सिरोही जिला है ये मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल नहीं है। राजस्थान का सबसे पूर्ववर्ती जिला कौन सा है। यानी ये अपन का राजस्थान है, तो यहाँ पे कौन सा जिला है। तो भाई साहब ये अपन का धौलपुर जिला हो जाएगा। अब भाई साहब आपको क्वेश्चन नंबर 109 को अच्छे ढंग से पढ़ना है, तो पढ़ो भाई साहब सब मिल के एक बार। अगर 109वां क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ लिया हो तो एक बार कमेंट में इसका उत्तर मेरे लिए मेंशन करें। राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार में क्या अंतर है। यानी इसमें अंतर क्या है। तो इसमें अंतर है 43 किलोमीटर का अंतर है। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हाड़ौती प्रदेश का सबसे जो बड़ा नगर है वो आपको कोटा लग रहा होगा, लेकिन वो नगर है बारा। कौन सा नगर है? बारा। समझ रहे हो कि नहीं? मैं आपसे इसी बारे में बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जनसंख्या के आधार पे कौन सा बड़ा है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा बड़ा है। तो अपन के 12 है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6992 किलोमीटर। 6992 वर्ग किलोमीटर 12 का हो जाएगा। जबकि 5217 अपन के कोटा का होगा। 5217 किसका? कोटा का होगा। 5217। अगले क्वेश्चन पे चलो। अब भाई साहब ये आगे मैथ के क्वेश्चन, अब ये तो तुमको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। तो भाई साहब इस क्वेश्चन को लिखो और इसको वीडियो को यहीं पे रोक दो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसका उत्तर देखो।
तो इसका जो उत्तर आएगा वो बताओ मेरे लिए। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 91। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? तो 91 ये अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 13 7 91 इसमें भाग चला जाता है। 112वां क्वेश्चन देखो कि प्रथम 50 पूर्णांक संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम जो 50 पूर्णांक संख्याएं हैं इनका योगफल होगा 1225 हो जाएगा। तो ये हमारे कितने 112 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हमारा अति महत्वपूर्ण 113वां क्वेश्चन हमारी जो मूलभूत प्रतिक्रिया चल रही है इसमें आएगा। तो 113वां क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 5 विषम भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि प्रथम भाज्य और विषम संख्याओं का जो योग है वो क्या होगा। तो वो योग कितना होगा अपन का? 97 होगा। कितना होगा? वो अपन का 97 होगा। पहली कितनी हो जाएंगी? अपन की भाज्य संख्या हो जाएंगी और उसके बाद विषम भाज्य देख लेंगे अपन और उन दोनों को अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये अपन का उत्तर हो जाएगा। 114 क्वेश्चन देखो कि 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना है। तो इसका जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 896। इन क्वेश्चनों को तुम एक बार हल कर लेना, आपको उत्तर मैं बता रहा हूँ। 115वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि ये अपन का कथन असत्य हो जाएगा। यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती हैं, ये गलत है। 30वें ये सही है अपन का। यानी सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 है। यौगिक संख्या देख लो भाई, सबसे छोटी 4 है, सही है। यानी शब्दार्थ कथन प्रणाली का प्रयोग किस कक्षा से प्रारंभ किया जाता है। शब्द और अर्थ बताओ भाई साहब। शब्द और अर्थ का प्रयोग अपन के चौथी और पाँचवीं से स्टार्ट किया जाता है। कौन सी से? चौथी से पाँचवीं। व्याकरण शिक्षण का अव्याकृत सिद्धांत निम्न में से किस कथन के बारे में विचार व्यक्त नहीं करता है। तो 117वें का उत्तर क्या हो जाएगा? यह मानसिक अनुशासन का उत्तम साधन है। तो क्या ये मानसिक अनुशासन का उत्तम साधन है? ये अपन का उत्तर हो जाएगा। देखो व्याकरण भाषा का अनुगामी है, सही है एकदम। व्याकरण का शिक्षण शुष्क एवं नीरस है, सही है। और सतत प्रयोग एवं अभ्यास से भाषा की शुद्धता का ज्ञान किया जा सकता है, ये भी एकदम सही है। 118वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि निगमन प्रणाली पर आधारित है। तो 118वें का उत्तर क्या हो जाएगा अपन की? पाठ्य पुस्तक प्रणाली। 119वें क्वेश्चन को पढ़ो, हिंदी शिक्षण की अनुकरण परिस्मरण विधि कौन सी है। तो 119वें का जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर अपन क्या हो जाएगा अपन का? ये हो जाएगा संघटनापरक विधि। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिज ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड GTM। तो 120वें का जो उत्तर है वो हो जाएगा अपन का फोकस ऑन ट्रांसलेशन एंड ग्रामर रूल्स। क्वेश्चन पढ़ो, यानी विच मेथड इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लैंग्वेज लर्न शुड बी सिमिलर टू द वे चिल्ड्रन एक्वायर दिस देयर फर्स्ट लैंग्वेज। तो 121वें का जो उत्तर है वो उत्तर हो जाएगा अपन का डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। एंड द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज बेस्ड ऑन विच, यानी 122वें का उत्तर क्या हो जाएगा? बिहेवियरिज्म के आधार पर आधारित होता है। 123वां का है विच टीचिंग मेथड एनकरेजेज स्टूडेंट टू यूज़ एक्शन एंड फिजिकल मूवमेंट टू लर्न ए लैंग्वेज। तो भाई साहब 123वें का उत्तर क्या हो जाएगा? टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। क्या हो जाएगा? टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स हो जाएगा। 124वां क्वेश्चन पढ़ो कि गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि उपयुक्त स्थितियों को खोज कर उसमें गणितीय सिद्धांतों का सामान्यीकरण एवं अमूर्तन करना है। उक्त कथन किसका है। तो ये भाई साहब 124वां है। ये उक्त कथन कौन का? JN कपूर का है। क्वेश्चन नंबर 125, विश्लेषणात्मक विधि की विशेषता नहीं है। तो भाई साहब कौन सी विशेषता नहीं है इसकी?
ये नहीं है, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, ये एकदम गलत हो जाएगा। इस विधि में रटने की आवश्यकता नहीं होती है, सही है। विश्लेषण में विश्लेषण करो भाई साहब। इस विधि में बालकों की अन्वेषण क्षमता विकसित होती है, ये भी सही है। बालकों में नवीन ज्ञान सीखने की रुचि उत्पन्न होती है, ये भी सही है। आगमन विधि की कितनी अवस्थाएं हैं? तो भाई साहब 126वां क्वेश्चन क्या है कि आगमन विधि की कितनी विशेषताएं हैं? तो कितनी है अपन की? 4। कौन कौन सी हैं? विशिष्ट, उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण तथा परीक्षण। समझ रहे हो कि नहीं? ये अपन का उत्तर हो जाएगा। 127वां क्या? निगमन विधि से संबंधित सूत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर निगमन में नहीं है। या निगमन क्या? सामान्य से विशेष की ओर होती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर होती है, नियम से उदाहरण की ओर होती है। बालकों को कम से कम बताना चाहिए और अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उक्त कथन है, जो ये कथन है ये किसका है? तो किसका? स्पेंसर कह रहा है कि बालकों पे भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा खोज करवाओ, उनको कम बताओ। कौन कह रहा है? स्पेंसर कह रहा है। कौन? स्पेंसर कह रहा है। समझ रहे हो? स्पेंसर द्वारा अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के संदर्भ में भी कहा गया था। अनुसंधान विधि का सिद्धांत है। अनुसंधान विधि का सिद्धांत क्या है? तो क्या है ये अपन का? ये तीनों को जोड़ देगा, क्रियाशीलता, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीनों को जोड़ करके इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है। तो भाई साहब प्रयोगशाला विधि का गुण कौन सा नहीं है, ये अपन को बताना है। तो कौन सा नहीं है प्रयोगशाला विधि का गुण? ये नहीं है। अधिक छात्र होने पर यह विधि आसान रहती है। तो भाई साहब जितने ज़्यादा छात्र होंगे तो प्रयोग करना उतना ही कठिन हो जाएगा। बालक स्वाभाविक गति से कार्य करते हैं, ये सही है। बालक में निरीक्षण तर्क शक्ति का विकास होता है, ये भी सही है। बालक को समूह में कार्य करने का अवसर मिलता है, ये भी सही हो जाएगा। 131वां क्या है कि योजना का वह उद्देश्य पूर्ण है जो पूरी तरह से मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। परियोजना विधि के संदर्भ में उक्त विचार है। तो 131वें का ये किलपैट्रिक हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा प्रणाली के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? तो भाई साहब किसकी अध्यक्षता में? जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया था। समझ रहे हो कि नहीं? यानी इसमें से अपन को क्या कथन असंगत है, यानी गलत कथन की अपन को क्या करनी है? पहचान करनी है। तो इसमें कथन अपन का जो एक है ये अपन का गलत हो जाएगा। कक्षा 3 से 5 तक पृथक रूप से पर्यावरण, सही है भाई साहब। 1 से 2 में भाषा के रूप में पर्यावरण अध्ययन विषय का अध्ययन, ये भी सही है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए सामाजिक अध्ययन एक पृथक विषय है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 134वां, यानी सामाजिक अध्ययन एक विषय के रूप में सबसे पहले उदय किस देश में हुआ था? तो 134वें का जो सामाजिक अध्ययन के रूप में हुआ था, तो भाई साहब अमेरिका में इसका उदय हुआ था। समझ रहे हो कि नहीं? कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। 135वां क्वेश्चन क्या है? पुस्तक टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ इन सेकेंडरी स्कूल के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं ये कौन हो जाएंगे अपन के? ऑर्थर बाइनिंग हो जाएंगे। 136वां क्वेश्चन क्या है? यानी टॉक्स टू टीचर नामक व्याख्यान श्रृंखला किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो 136वां किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? 137वां क्वेश्चन, यानी डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार निम्न में से किसे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया गया था? तो 137वें का उत्तर हो जाएगा व्यक्ति की प्रकृति को। किसको? व्यक्ति की प्रकृति को शामिल किया गया था। मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, यानी 138वां क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है? तो व्यवहार को सीखने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए, भविष्य के लिए। तो ये उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा अपन का क्या है? असंगत है। तो 139वें का जो उत्तर है वो हो जाएगा अपन का यह माता पिता के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करता है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान बालक केंद्रित होता है, यह नवाचारों को शामिल करता है, सही है।
140वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिक्षा के मनोविज्ञान पर पूर्ण अधिकार कर लिया है, यह कथन किसका है। यानी शिक्षा ने मनोविज्ञान पर पूर्ण अधिकार कर लिया है, ये कथन क्या बतलाता है, तो ये बतलाता है शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को बतलाता है। समझ रहे हो कि नहीं। ये अपन के 140 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपन का 141वां क्वेश्चन है। आपके लिए मात्र 10 क्वेश्चन और बचे हैं और आपका ये टेस्ट समापन कर दिया जाएगा। तो जो 141वां क्वेश्चन है, इसमें से अपन क्या है कि मनोविज्ञान के प्रत्योक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो किसका है अपन का, बर्दीमर का सर्वाधिक योगदान है। किसका, बर्दीमर का सर्वाधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन पढ़ो 142वां, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं भाई साहब, विलियम जेम्स प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। 143वां क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। 143वां क्वेश्चन क्या है कि साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति है वो किससे, अपन के ग्रीक भाषा से हुई है। कौन सी से, ग्रीक भाषा से हुई है। 144वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यधिक लंबा है परंतु इसका इतिहास काफ़ी छोटा है, यह कथन किस विचारक का है और कौन सा विचारक इसको प्रकट करता है। तो कौन कहता है, एबिंगहास। एबिंगहास तो यार अपन जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगे जैसे इतिहास, जैसे एबिंगहास तो इतिहास, तो ये क्या है कि इतिहास के बारे में क्या कौन बताता है, एबिंगहास। मनोविज्ञान का इतिहास लंबा है। निम्नलिखित में से शुद्ध मनोविज्ञान माना जाता है। यानी 145वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से जो शुद्ध मनोविज्ञान है ये कौन सा माना जाता है। तो बाल मनोविज्ञान को एकदम अपन का शुद्ध मनोविज्ञान माना जाता है। समझ रहे हो कि नहीं। अब आपके बहुत ही कम क्वेश्चन बच चुके हैं जिनको हम आपके लिए सॉल्व कराएंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ज़्यादा नहीं तो 5-10 लोगों के बीच में शेयर भी करें। तो 146वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है इसका जो उदाहरण है वो कौन सा है। तो उदाहरण कौन सा है, बेक्स 8842। कौन सा, बेक्स 8842 कौन सा ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। रेलवे आरक्षण कार्य के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर है। यानी जो रेलवे आरक्षण कार्य होता है उसके लिए अपन का मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि जो अपन का रेलवे का कार्य है वो कौन से, मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा संपादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 क्या है कि माइक्रोचिप निम्न में से किस जनरेशन में प्रथम बार प्रयुक्त की गई थी। 148वां क्वेश्चन कितना शानदार है कि जो माइक्रोचिप है वो सबसे पहले कौन सी पीढ़ी में अपन की लगाई गई थी। तो कौन सी, चतुर्थ पीढ़ी में। चतुर्थ पीढ़ी का 1970। यानी इसमें परिपथ क्या था, BLSI यानी वेरी लार्ज स्केल और इंटीग्रेटेड सर्किट। 149वां क्वेश्चन देखो, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क उदाहरण है। यानी जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है ये किसका उदाहरण है। तो किसका, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। किसका है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लिब्रे ऑफिस कैल्क उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 150, टेबल के जिस आयताकार बॉक्स में कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है। 150वां क्वेश्चन क्या है कि टेबल के जिस आयताकार बॉक्स में अपन कार्य करते हैं उसे क्या कहा जाता है। जैसे ऐसे रहे ना अपन कंप्यूटर में यूँ, तो जो ये अपन का बॉक्स है ये अपन का क्या है, एक सेल है। क्या है, सेल। यानी टेबल के जिस आयताकार बॉक्स में कार्य करते हैं उसे सेल कहते हैं। टेबल की जो खड़ी लाइनें होती हैं, खड़ी लाइनें, उन्हें कॉलम कहते हैं और ये अपन की पंक्ति हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण जो आज का टेस्ट था ये संपन्न किया जाता है। और अगर टेस्ट अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताएं, सर जी हाँ ऐसे ही और टेस्ट भी लाएं। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। अगर कोई स्टूडेंट वीडियो में अंत तक जुड़ा है तो वो क्या करेगा, जय श्री राम लिखेगा। क्या लिखेगा, जय श्री राम लिखेगा।